दोस्तों, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसने कई सालों तक पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाकर रखा और साथ ही इस एक्सप्लॉइटेशन से उन्होंने खुद को काफी ग्रो भी किया। जी हाँ, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि अमेरिका, जो कि यूके की ही एक कॉलोनी हुआ करती थी, वो अचानक से यूरोप से आगे निकल गया है। फिर चीन है और अब तो ऐसा लगता है कि शायद यूरोप दोबारा कभी नंबर 1 स्पॉट पर ना पहुंच पाए। पर ऐसा क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चाहे कोई देश कितना भी अलग क्यों ना हो, लेकिन सभी देश इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए एक बहुत सिंपल सा रास्ता फॉलो करते हैं। जी हाँ, हर डेवलपिंग देश पहले एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स और बेसिक ट्रेड के साथ अपनी इकोनॉमी जर्नी शुरू करता है और इसके बाद वो अपने देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज यहाँ पर फैक्ट्रीज और बिजनेसेस सेटअप करेंगी वो टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी शेयर करेंगे, जिससे कि एक इंडस्ट्रियल बूम उस देश में आता है। आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जब इंसान ने पहली बार स्टीम इंजन्स, रेलवेज और मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करने के लिए शुरू किया था। यूरोप में सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसे बिल्ड करने में उन्हें 200 साल का वक्त लगा था। लेकिन अगर हम वहीं साउथ कोरिया जैसे देशों का उदाहरण लें तो कुछ ही दशकों में उन्होंने खुद को पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज कर लिया था, क्योंकि यूएस ने उन्हें डेवलप करने में बहुत मदद की थी। ये होता है दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कमाल। खैर, इससे डेवलप्ड देशों को भी फायदा है, क्योंकि उन्हें लो लेबर कॉस्ट में अच्छे वर्कर्स मिल जाते हैं। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और वो ये है कि जब जैसे जैसे यहाँ के वर्कर्स को काम मिलता रहता है, वो धीरे धीरे अमीर होने लगते हैं, और जिस वजह से वो ज्यादा सैलरी की भी डिमांड करते हैं। ऐसा करने में प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनीज उस देश में लो लेबर कॉस्ट के कारण आई थी, उन्हें अब वहाँ उतना फायदा नहीं दिखता और अब वो जाने की तैयारी करने लगते हैं, जैसे कि आज के चीन में हो रहा है। अब ऐसे समय में खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उस देश का अगला स्टेप ये होता है कि वो आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और बाकी एडवांस सेक्टर की तरफ अब अपने देश का रुख मोड़े। अब यूरोप के साथ समस्या ये है कि वो सबसे पहले ही इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे और वहाँ की ज्यादातर इकोनॉमीज बहुत साल पहले ही एडवांस इकोनॉमीज बन गई थी, लेकिन अब उन्हें बाकी कॉन्टिनेंट्स बीट कर रहे हैं। इस समय अगर आप फोर्ब्स 2000 की लिस्ट निकालेंगे, जो दुनिया की 2000 सबसे बड़ी कंपनीज के बारे में हमें बताती है, तो जहाँ अमेरिका की यहाँ 700 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, वहीं पूरे यूरोप की टोटल 217 कंपनीज इस लिस्ट में है। जी हाँ, ये नंबर कितना कम है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूरोप से आधी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जापान की यहाँ पर 216 कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर हम टेक सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी यूरोप पिट रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में जहाँ अमेरिका की 35% कंपनीज हैं, वहीं एशिया की 32% हैं। यूरोप की सिर्फ 22% कंपनीज ही टेक में कंट्रीब्यूट करती हैं। यूरोप की कंपनीज को कभी कभी इस क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है कि वो कुछ बड़ा नहीं सोच रहे हैं, जैसे कि यूरोप की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी ऑरेंज है, लेकिन यूरोप से बाहर किसी ने भी इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। इनोवेशन के मामले में एशिया आज यूरोप को बीट कर रहा है और कुछ लोग इसकी वजह यूरोप की वेल्थ को बताते हैं। अगर आप यूरोप को स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर वर्कर्स और सिटीजन्स के पास बहुत ज्यादा राइट्स हैं, जैसे कि वहाँ की ज्यादा एडवांस इकोनॉमीज में हर तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। वहाँ वर्कर्स बाकी दुनिया के मुकाबले कम काम करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा छुट्टियां दी जाती हैं और उन्हें पे भी अच्छा किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यूरोप में किसी को जॉब के लिए हायर करना और उसे फायर करना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फायर करते वक्त आपको एम्प्लॉय को कंपेंसेट करना होता है। ये सभी चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी ये इनोवेशन की दुश्मन भी बन जाती हैं, क्योंकि इससे रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक कंपनी के तौर पर अपने वर्कर्स को आसानी से फायर ही नहीं कर सकते, तो आपके लिए कंपनी में रैपिड चेंजेस करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही नए आइडियाज की भी वहाँ बहुत ही कमी रहेगी। ये एक ओपिनियन है, कुछ लोग इससे बिल्कुल ही अलग विचार रखते हैं। उनका मत ये है कि यूरोप का मॉडल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फेल होने पर भी सरकार और सोसाइटी आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और फ्री हेल्थ केयर देकर इस सिग्नल दे रही है कि जिसको जितना रिस्क लेना है वो ले, क्योंकि अगर वो फेल भी हो जाता है तो सरकार उनका ख्याल रखेगी। यूरोप के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्थ थी, जो कि उन्होंने कॉलोनियल टाइम्स में कमाई है। इस समय यूरोप के ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं है कि उन्हें अपनी पॉपुलेशन को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है या फिर अपने देश की भुखमरी को कम करना है। ये सब प्रॉब्लम्स वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए अब वो एक कट थ्रोट ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि अपने सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये हमें नजर भी आता है, क्योंकि वहाँ पर लोग ज्यादा खुश हैं और अच्छे लॉज के कारण उनके राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं।
अगर हम फ्रांस जैसे देश में हुए पिछले दंगों की बात करें तो आखिर वो दंगे किस बारे में थे। सरकार ने सिर्फ इतना कहा था कि अब रिटायरमेंट एज को 2 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सोचिए, वो देश खुद इतना एडवांस होगा जहां लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हो। वरना आप चाहे अमेरिका में हो या फिर भारत में, रिटायरमेंट एज जैसे मुद्दों पर इतना बड़ा आंदोलन तो नहीं खड़ा कर सकते। पर यूरोप के सामने भी अब नए चैलेंजेस हैं दोस्तों, जिसमें से बहुत बड़ा चैलेंज चीन है। अभी तक यूरोप फिर भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में था, क्योंकि फिर वो अमेरिका हो या फिर जापान, जो भी देश इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा था उसके साथ यूरोप के अच्छे रिश्ते थे। लेकिन अब जैसे जैसे चीन आगे बढ़ रहा है, और न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि बार बार वो ग्लोबल स्टेज पर खुद की पावर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ये जरूरी है कि यूरोप भी चीन से आगे नहीं तो उसके बराबर जरूर चले। एक तरह से देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका के कल्चर में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, और साथ ही हम जानते हैं कि यूरोप के पास वो पोटेंशियल भी है जो उन्हें फिर से एक सक्सेस स्टोरी बना सकता है। लेकिन फिर क्यों यूरोप ये नहीं कर पा रहा है? इसका एक कारण तो एजिंग पॉपुलेशन भी है। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में लोग बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, जिस वजह से ओवरऑल वर्कफोर्स भी श्रिंक कर रही है। यूरोप ने अपने इस पॉपुलेशन डेफिसिट को पूरा करने के लिए इमिग्रेशन का रास्ता चुना है, और आज दुनिया भर से वर्कर्स आकर यूरोप में काम करते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, वो ये है कि यूरोप में फ्रांस और जर्मनी जैसी इकोनॉमीज तो काफी डेवलप्ड और एडवांस हैं, लेकिन यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया जैसी इकोनॉमीज अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, जिस वजह से इन देशों से भी वर्कर्स फ्रांस और जर्मनी की तरफ मूव कर जाते हैं, और कभी भी पूरे रीजन का विकास नहीं होता है। एक दूसरा रीजन जो यूरोप की लो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ये है कि वहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम अमेरिका और यूरोप को कंपेयर कर रहे हो तो हम एक देश और एक कॉन्टिनेंट को कंपेयर कर रहे हैं। यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन है जो कि ज्यादातर कॉन्टिनेंट को एक सिंगल मार्केट बनाकर रखना चाहती है, लेकिन सच तो ये है कि इस यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स तो अलग अलग देश ही हैं, और यूके तो अब ईयू का भी पार्ट नहीं है। इन सभी देशों में अलग अलग सरकारें हैं, सभी के काम करने का अपना अपना तरीका है, और हर एक देश की जनसंख्या भी अलग एस्पिरेशंस हैं। जब एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर ये सोचता है कि उसे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये सभी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसके पास दुनिया की रिजर्व करेंसी है, दुनिया भर को चलाने वाली सिलिकॉन वैली है, एक लंबा इनोवेशन का इतिहास है, एक लैंग्वेज और एक लीगल कोड भी है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप की तरफ देखें तो हर देश की अपनी भाषा और लीगल सिस्टम है। इसके अलावा वर्कर्स आसानी से अवेलेबल नहीं है, उन्हें फायर करने में कंपनी का बहुत नुकसान होता है, इसलिए वो ये कोशिश करते हैं कि इसी तरह के लोग हायर किए जा सकें जो लॉन्ग टर्म उनकी कंपनी में रहकर कंट्रीब्यूट कर सके, और ऐसे वर्कर्स का मिलना काफी मुश्किल होता है। आखिर में हम यही कह सकते हैं दोस्तों कि यूरोप अब एक बूढ़े आदमी की तरह लगने लगा है जो कि बस अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहता है। दुनिया भर में कौन सा देश अब उनसे आगे निकल रहा है इससे उन्हें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या यूरोप की ये अप्रोच सही है या फिर इससे आप असहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।